गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था 1914 में, जिसमें एक तरफ थी एलाइड पावर और एक तरफ थी सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में थी इंग्लैंड, फ्रेंच, रशिया और सेंट्रल पावर में थी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ओटोमन टर्की। एलाइड पावर में यूएसए एंटर करता है 1917 में। यूएसए जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण था और जर्मनी का जो एम्पेरर था यानी कि जो किंग था वो अपने पद से रिजाइन कर देता है। अब अगर राजा रिजाइन करेगा तो गवर्नमेंट की तो जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर जर्मनी में एक प्लेस था वाइमर, जहां पर नेशनल असेंबली बनाई जाती है, वाइमर रिपब्लिक। जर्मनी की गवर्नमेंट स्टार्ट होती है 1919 से लेकर 1933 तक। नेशनल असेंबली ने जर्मनी के लिए फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार किया। वहां के लोगों ने पार्लियामेंट में मेंबर्स को इलेक्ट भी किया। अब इस तरह डेमोक्रेसी तो स्टार्ट हो गई थी, लोग खुश भी थे, लेकिन लोगों को दुख इस बात से था, ट्रीटी ऑफ वर्साइला से, क्योंकि ये एक पीस ट्रीटी हुई थी जर्मनी और अलाइड पावर के बीच में, जिसका कि जर्मनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा, क्योंकि जर्मनी से उसके 13% टेराइटरीज, 75% आयरन, 26% कोल छीन लिया गया था। और तो और वहां की मिलिट्री भी छीन ली गई थी और इस ट्रीटी में ये भी कहा गया था कि जर्मनी अपनी खुद की मिलिट्री नहीं रख सकती और जर्मनी को 6 बिलियन यूरो पे करने के लिए फोर्स किया गया था, क्योंकि ऐसा मान रहे थे कि जर्मनी ही इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस ट्रीटी से दुखी थे, लेकिन जिन लोगों ने इस ट्रीटी पर नवंबर 1918 में साइन किया था उनको जर्मनी के लोग नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे। अब जो ये युद्ध था उसका पूरे यूरोप पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। 1923 में जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, खाने के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, यानी कि बहुत ही बुरा असर पड़ता है लोगों की लाइफ पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जर्मनी वॉर के लिए लोन लेती है और उसे वापस करने में वो वापस नहीं कर पाती है। रूह एक जगह थी जर्मनी में जिसे कि फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया था। अब जर्मनी ने फटाफट फटाफट पेपर करेंसीज छापना शुरू कर दिया। यूएसए ने एक डोवेस प्लेन बनाया जर्मनी की मदद करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जर्मनी की तो उससे लड़ाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर यूएसए उसकी मदद करता है उसे छोटे छोटे लोन देकर। लेकिन 1929 में यूएसए में भी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, जिससे कि जिसका कारण था यूएसए की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का क्रैश होना। अब इसका यूएसए पर क्या असर पड़ा? 1929 से 32 तक वहाँ की नेशनल इनकम आधी हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई और वहाँ पर एक्सपोर्ट्स बंद हो गए और लोगों के जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ा। अब जर्मनी की मदद कर रहा था यूएसए, तो जर्मनी पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा। वहाँ का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए और वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो अपना गुजारा करने के लिए चोरी करेंगे और क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे। अब यहाँ पर राइज होता है हिटलर का। सबसे पहले हम हिटलर के बारे में जान लेते हैं। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 में। उसका बचपन बहुत ही गरीब स्थिति में गुजरा। उसने जर्मन आर्मी को ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम, अगस्त 1914 में। और जब जर्मनी वॉर हार जाती है तो हिटलर को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ट्रीटी ऑफ वर्सिया से भी हिटलर को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसमें जर्मनी पर जबरदस्ती बहुत सारी चीज़ें थोप दी गई थी। 1919 में हिटलर एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर धीरे धीरे उसका हेड बन जाता है। पार्टी का नाम चेंज करके वो उसका नाम रखता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे कि हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसका सिंबल था कुछ इस तरह से स्वास्तिक की जैसा। उनका सल्यूट करने का तरीका भी अलग ही था। अब हम देखते हैं कि इस नाजी पार्टी का जर्मन पॉलिटिक्स में राइज कैसे हुआ। 1928 में वहां पर इलेक्शन होते हैं जिसमें नाजी पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से हार जाती है। ऑब्वियस सी बात है, उस समय हिटलर को कोई जानता भी नहीं था और हिटलर इतना फेमस भी नहीं था। लेकिन 1929 में जब वहां पर एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है तो हिटलर उसका फायदा उठाता है। वो लोगों से कहता है, इफ यू सपोर्ट मी एंड वोट मी देन आई विल एंड योर ऑल प्रॉब्लम्स। मुझे सपोर्ट करोगे, वोट करोगे तो मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को
खत्म कर दूंगा। और ऐसा ही होता है। 1932 में जब इलेक्शन होते हैं तो नाजी पार्टी जीत जाती है 37% वोट के साथ। अब अगर वो पार्टी जीतती है तो देख लेते हैं कि उसने कौन कौन से प्रोमिसेस किए थे इलेक्शन को जीतने के लिए। तो उसने कहा था कि हम जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे और जो ट्रीटी ऑफ वर्सिया के प्रोविजंस हैं उसे भी रिमूव कर देंगे और हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को इन्हेंस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, फॉरेन इंटरफेरेंस को भी हम बिल्कुल ही स्टॉप कर देंगे। अब 30 जनवरी 1933 को वहाँ का प्रेसिडेंट हिटलर को एज अ चांसलर अपॉइंट करता है। हिटलर सोचता है क्यों ना डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही लाई जाए। अब 27 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट में आग लग जाती है और अगले ही दिन यानी कि 28 फरवरी को एक फायर डिक्री यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आता है जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली इन सभी राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास होता है जिसमें डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप लागू कर दी जाती है और हिटलर बनता है वहां का डिक्टेटर। अब हिटलर डिक्टेटर बनने के बाद सबसे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर देता है, केवल वहां पर एक ही पार्टी बचती है, नाजी पार्टी। हिटलर ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे जर्मनी की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए और वो उन पर काम भी करता है। वो एक इकोनॉमिक्स को अपॉइंट करता है जाल्मर सचेत, जिसका एम था फुल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वहाँ की इकोनॉमी सुधरेगी। हिटलर ने बहुत सारे चेंजेस भी किए थे। 1933 में हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ कर लिया। 1936 में रीऑक्यूपाई कर लिया ग्रीनलैंड को और 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मिला दिया बाय द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। और जर्मन स्पीकिंग सुडनलैंड को भी जेको जेकोस्लोविया से ऑक्यूपाई कर लिया। हिटलर ने सोचा व्हाई शुड आई डेवलप इन माय ओन कंट्री व्हेन आई कैन ऑक्यूपाई अनदर डेवलप्ड कंट्री। मैं अपनी कंट्री में डेवलपमेंट क्यों करूं जबकि मैं और डेवलप्ड कंट्रीज को भी ऑक्यूपाई कर सकता हूं। और हिटलर ने ऐसा ही किया। उसने पोलैंड पर अटैक किया 1 सितंबर 1939 को, जहां से शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अब जर्मनी अटैक करता है पोलैंड पर तो ये देखकर फ्रेंच और इंग्लैंड भी पोलैंड के साथ मिल जाते हैं और सितंबर 1940 में ट्रिपार्टियल पैक्ट साइन होता है जिसमें 2 कंट्रीज जर्मनी को ज्वाइन कर लेती हैं, इटली और जापान। अब यहाँ पर वॉर किन के बीच में था, एक तरफ से फ्रांस और इंग्लैंड और दूसरी तरफ से जर्मनी, इटली और जापान। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था, एक जर्मनी जो था वो 1941 में रशिया यानी कि सोवियत यूनियन पर अटैक कर देता है और इधर वेस्टर्न बॉर्डर पर वो इंग्लैंड से लड़ रहा था और ईस्टर्न बॉर्डर पर रशिया से। यही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था क्योंकि दोनों तरफ वो कैसे मैनेज कर पाएगा, तो इसीलिए वो रशिया से बुरी तरीके से हार जाता है। यूएसए हमें पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, उस समय भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। वो इस लड़ाई में इंटर नहीं करना चाहता था लेकिन जापान अपनी पावर को एक्सपेंड करता जा रहा था और उसने पियल हार्बर जो कि यूएसए में एक जगह है वहां पर अटैक कर दिया जिससे कि यूएसए को गुस्सा आया और उसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एंटर किया 8 दिसंबर 1941 को। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है मई 1945 में विथ 2 थिंग्स, विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड विथ एटॉमिक बम ब्लास्ट इन हिरोशिमा। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो जर्मनी हार जाती है 1945 में जर्मनी सरेंडर कर देती है, हिटलर भी सुसाइड कर लेता है, उसके जो सपोर्टर थे यानी कि नाजी पार्टी के सपोर्टर वो भी सुसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर अलाइड पावर जीत जाती है और वो मिलकर एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाती है जिसमें कौन कौन थे, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया। किसको पनिश करने के लिए, नाजी पार्टी के जो सपोर्टर थे उनको पनिश करने के लिए। लेकिन जो दुख दर्द उन लोगों ने सहा उसके सामने ये सजा कुछ भी नहीं थी। नाजी पार्टी ने बहुत सारे क्राइम किए शांति के खिलाफ, उन्होंने वॉर क्राइम किए और सबसे बड़ा क्राइम उन्होंने मानवता के खिलाफ क्राइम किया
मासूम लोगों की उन्होंने जान ली। और हिटलर की तो पर्सनली दुश्मनी थी जूइश लोगों से, इसके बहुत सारे कारण भी हैं। नाज़ी आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें, तो नाज़ी आइडियोलॉजी के अनुसार वहाँ पर जो था रेशियल हायरार्की, यानी कि हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन था। प्रायोरिटी उन्हीं लोगों को दी जाती थी जिनकी ब्लू आइज़ और ब्लॉन्ड हेयर होते थे, जिन्हें कि आर्यंस कहा जाता था। हिटलर का टारगेट था चिल्ड्रंस, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे ही देश का फ्यूचर है, इसलिए उनको बच्चों को भी टारगेट करता था। जूस लोगों को अलग बिठाते थे स्कूल में, और उन्होंने सारी जगह नाज़ी आइडियोलॉजी भर दी थी, यहाँ तक कि स्कूल की किताबें भी चेंज कर दी थी। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर बच्चों को शुरू से यही सिखाया जाए कि हिटलर तुम्हारा भगवान है, हिटलर की पूजा करो, तो बच्चे बच्चे तो वही करेंगे ना जो उन्हें शुरू से सिखाया गया है। अब यहाँ पर बच्चों के साथ-साथ जो युवा हैं, यूथ है, उनको भी तो अपनी नाज़ी आइडियोलॉजी सिखानी ज़रूरी थी। तो इसीलिए नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया गया 1922 में, जिसे हिटलर यूथ भी कहा जाता है। हिटलर ने लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। उसने मतलब वो लोगों को गैस चेंबर में बंद करता था, ज़हरीली गैसें छोड़ता था, और उससे लोगों की जान चली जाती थी। 1933 में एक बार हिटलर ने कहा था, इन माय स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़न। लेकिन वो केवल उन्हीं मदर की रिस्पेक्ट करता था जो कि आर्यंस को, यानी कि प्रायोरिटी वाले बच्चों को जन्म देती थी। जो माँ 4 बच्चों को जन्म देती थी, उसे ब्रोंज क्रॉस दिया जाता था, और जो 6 बच्चों को जन्म देती थी, उसे सिल्वर क्रॉस दिया जाता था। और जो माँ 8 बच्चों को या फिर उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी, उसे गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। तो यहाँ पर आप देखिए गाइस, पूरी जितनी भी तबाही हुई थी, पूरी जितनी भी वर्ल्ड वॉर हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था हिटलर। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।